फंडामेंटल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था, है ना। और कॉलिगेटिव के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? 4। जल्दी जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। आरएलवीपी होता है, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। एक बार और फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता हूं क्या होता है। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे या नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे। नेचर क्या था बताओ? कि पार्टिकल जाके या मॉलिक्यूल जाके कितना डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, उस पे डिपेंड नहीं करता। केवल नंबर्स कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, केवल उसी पे क्या करता है? डिपेंड। वो हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। खुद ही मैंने 2x पे बोल दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आरएलवीपी हमने पढ़ लिया। जो सेकंड हमारा है, जो आज पढ़ना है हमारा, उसका नाम क्या है? एलिवेशन, वेरी गुड, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो कुछ तो ये कह रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वहीं से स्टार्ट कर दो सर। एलिवेशन तो बाद में देखेंगे क्या होता है ना। एलिवेशन का मतलब उछाल, कितना बढ़ा, उसे क्या कहते हैं? एलिवेशन। जैसे आपका कैरियर बढ़ेगा इस लेक्चर के बाद से, ठीक है। तो एलिवेशन का मतलब समझ में आ गया। लेकिन पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट एकदम बैठ गया दिमाग पे कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बात समझ में आ गई, तो फिर तो मजे ही मजे हैं इस टॉपिक में, ठीक है। एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों को ये तो पता होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है ये कम बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। देखो, अब लेट सपोज, ठीक है, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें मैंने अंदर डाला सॉल्वेंट, बहुत सही। और सॉल्वेंट में एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट में मैंने क्या ले लिया एग्जाम्पल में? वाटर, क्योंकि बच्चों को पता है कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखेंगे क्या होता है। तो मैंने इस पे इतना प्रेशर पहले से ही बना रखा है कि मतलब इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी कि जो प्रेशर है इसमें एक्सटर्नल, वो मैंने कितना ले लिया? 1 atm। क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना होता है? अर्थ का 1 atm होता है। ये एक्सटर्नल है, बाहर से है, लिक्विड दबा हुआ है, ठीक है। मैंने एकदम उसको कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है। तो अब बात है कि सॉल्वेंट है, वाटर आपका वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है तो भाई साहब क्या होगा? वॉलेटाइल है तो क्या होगा? वेपर फेज में जाएगा। लिक्विड कहां जाएंगे? वेपर फेज में। तो वेपर प्रेशर मैंने कितना मान लिया? आपका 0.4 atm मान लिया स्टार्टिंग में। इतना है, कितना मान लिया मैंने? 0.4 atm मान लिया। टेम्परेचर कितना माना मैंने? वेरी गुड, टेम्परेचर मैंने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस। जो भी मैं डेटा दे रहा हूं बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, क्लियरली एकदम, है ना। इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाओ। डेटा तो आपके पास पड़ा ही है, गूगल पे भी डेटा ही पड़ा है ना। क्लियर होगी बात यहां तक? तो कुछ बच्चे सोचो सब तो गूगल पे पड़ा ही है ना। इसी बात के तो पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे मिलते किस बात के हैं? कि आपके दिमाग में कितना है, ठीक है। तो दिमाग में भरना स्टार्ट करो। तो इमेजिन करो एक्चुअल में सिनेरियो क्या चल रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर आपका ऊपर से कितना लग रहा है? 1 atm। और लिक्विड जो लगाने की कोशिश कर रहा है वो कितना लगाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल? वेपर प्रेशर, अच्छा 1 नहीं लिखा, वेपर प्रेशर कितना बताओ? 0.4 atm। तो समझ में आ रहा होगा ये एरो हारता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। क्योंकि बेचारे पे बोझ इतना है संसार का, क्या करोगे? ये अब लड़ नहीं पा रहा। लड़ेगा तो बेटा जरूर, है ना। बस एक आग की जरूरत है, किसकी? टेम्परेचर की। वेरी गुड। तो वेपर प्रेशर दो ही चीजों से हम बदल सकते हैं। किस किस से? या तो मैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं या उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं। बात समझ में आ गई? अभी सॉल्यूट में ऐड कर नहीं रहा, अभी मैं क्या बढ़ाऊंगा? टेम्परेचर। क्या बढ़ाऊंगा? टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर दो ही तरीके से चेंज करेंगे, या तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे या टेम्परेचर
बढ़ाएंगे। तो आपको पता ही है, कहीं से यहाँ रफली लिख देता हूँ, P एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा। गैस लॉ है ये, इसको हटा के रखते हैं। इतना सुन लिया, बस अब सुनो। तो अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर मैंने 50 डिग्री सेल्सियस किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ और वो कितना हो गया, 0.5 ATM के करीब पहुंचा। ठीक है, मतलब अब इसकी वैल्यू 0.5 ATM हो गई। ठीक है, फिर मैंने टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस किया, तो वेपर प्रेशर फिर मेरा इंक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर मतलब और मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं, है ना, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो फिर अब ये कितना हो गया, देखते जाना। लेट मान लो 0.7 ATM माना मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 ATM। अब लगता है थोड़ा थोड़ा बराबर पहुंच रहा है ना। फिर मैंने कर दिया इसको 90 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने देखा वेपर प्रेशर मेरा फिर इंक्रीज हुआ, कितना, 0.8 या 0.9 ATM मान लो। तो ये मेरा कितना हो गया, 0.9 ATM हुआ। समझ में बात आई। अब मस्त बात, तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ और वो हो गया 1 ATM। अब वेपर का जो प्रेशर हो गया, क्या हो गया, 1 ATM हो गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 ATM। तो आप ऑब्जर्व करो चीजों को कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर जो था आपका वो कितना था, 1 ATM हो गया। लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर भी कितना लगा रहा है उस पे, 1 ATM लगा रहा है। अब दोनों बात बराबर हो गई। तो जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर मतलब यहां पर 100 पे हुआ ना, तो जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, या मैं इसको कह लूं एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई। एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बोल देता हूं, क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या मान लिया, T0B। क्या याद रहेगा, नॉट का मतलब प्योर सॉल्वेंट, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी का मतलब टेम्परेचर। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको मैंने क्या बोला, T0B। अब मामला यहां बराबर हो गया, मामला क्या हो गया, इस तरीके से बराबर। अब जैसे ही मैंने मान लो टेम्परेचर मैंने कितना कर दिया, 101 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लो 1.2 ATM मान लिया। ठीक है, तो नीचे का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई। ऊपर का प्रेशर क्या है, कम, ये पूरा ऊपर जाएगा। तो ध्यान से समझें, बॉइलिंग पॉइंट में आपने दूध को बोलते देखा है ना, तो दूध पूरा लिक्विड ही ऊपर वेपर में जा रहा होता है। तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट के समय पूरा लिक्विड ही वेपर फेज में जा रहा होता है, पूरा लिक्विड ही वेपर फेज में जाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इवोपोरेशन में क्या होता है, वो एक सरफेस फेनोमेना है। मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के जाएगा, नई सरफेस आएगी, सरफेस छोड़ के जाएगा, नई सरफेस आएगी, सरफेस छोड़ के जाएगा, नई सरफेस आएगी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के समय में क्या होता है, पूरा लिक्विड ही वेपर में जाना क्या कर देता है, स्टार्ट। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको रब करता हूं और अब हम पढ़ने जाएंगे क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे पहले एक चीज और सुन लो, तो पानी का तो 100 है। लेट सपोज मैंने बोला इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल का बोला, तो 80 डिग्री सेल्सियस आप समझ जाओगे बोलते ही मेरे कि 80 डिग्री का मतलब क्या है, 80 डिग्री पे इथेनॉल का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से बोलूं, 80 डिग्री पे क्या हुआ, इथेनॉल का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, जैसे मैंने बोला नाइट्रिक एसिड 120 डिग्री सेल्सियस होता है, नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 कितना बोला, 120 डिग्री। 120 पे मतलब नाइट्रिक का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर। और वेपर प्रेशर को दो ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज करो या तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो। टेम्परेचर चेंज करने पर तो आपको हालत पता चल गई क्या होती है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वही आज का हमारा क्या है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, तो देखो, मान लो मैंने ये प्योर सॉल्वेंट लिया, ये मैंने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्या लिया आपके सामने, प्योर सॉल्वेंट। अब यहां पर
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो मैंने माना T0B, है ना। तो इस पॉइंट पे T0B पे क्या होगा, T0 क्या है बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब अभी बताया मैंने क्या, बताओ जरा सा, क्या बताया मैंने कि इस पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। गुड, यानी कि इस पॉइंट पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है अभी वो क्या है, वेपर प्रेशर किसके बराबर है बताओ, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर है। मामला एकदम कैडे पे चल रहा है। ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट में ही मैंने क्या किया, मैंने ये प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो आपको पता है सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है ना, तो जहां जहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड होना था हो गया। ठीक है, मान लो यहां पर ऐड कर दिया, तो नाउ इट बिकम सॉल्यूशन। ये आपका क्या बना, सॉल्यूशन बन गया। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आपको पता है वो सरफेस पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, है ना। तो पहले इसका वेपर प्रेशर कितना था बताओ, 1 atm था। वेपर प्रेशर कितना था इसका, 1 atm था। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया मैंने, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया यानी कि पी वेपर प्रेशर लेस देन हो गया किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, है ना। तो मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर दो ही तरीके से चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर या तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सरफेस को ऑक्यूपाई किया, वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका, डिक्रीज। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, जब तक आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं मानूंगा, तब तक मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं मानूंगा। कितनी बात समझ में आ गई। तो अब इसका अगर ये प्योर सॉल्वेंट अगर मैं वाटर एज्यूम कर लूं, क्या एज्यूम कर लूं, वाटर एज्यूम कर लूं, तो T0B कितना होगा बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस। ऊपर लिखता हूं T0B यहां पर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब मुझे पता है वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब जब मेरे को इसको बराबर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा T0B है प्योर सॉल्वेंट वाला, उससे मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर। तो टीबी जो टेम्परेचर होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है टीबी, वो होता है सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का। तो ऑब्वियस सी बात है टीबी मेरा ज्यादा होगा किससे, T0B से। तब वेपर प्रेशर क्या होगा, इस टेम्परेचर पे आके फिर वो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा, तब सॉल्यूशन का वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा। तो लेट्स मान लेता हूं मैं कितना बढ़ गया, 101 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा मुझे टेम्परेचर और राइज करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, उसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए। तो टेम्परेचर मैंने राइज किया तो वो कितना हो गया, 101 डिग्री। तो कितना राइज किया मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस। यहां देखो ये 100 था और ये कितना हो गया, 101। तो कितना राइज किया, 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया। तो जितना हम राइज करते हैं आफ्टर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल, समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से, बैठा दिमाग में, है ना। फिर से बताता हूं, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट है। दूसरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, और जैसे ही मैंने यहां पर क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो मुझे 1 atm तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर राइज करना पड़ा। तो पहले 100 पे बॉइल हो रहा था, अब कितने पे हुआ, 101 पे हुआ। कितने डिग्री का चेंज आया, 1 डिग्री का आया चेंज। 1 डिग्री कह रहा हूं, 1 डिग्री कह रहा हूं, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। कितना आया, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। तो कितना इंक्रीज हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद, सर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, वही आपका 1 डिग्री जो है ना, वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, किससे, डेल्टा टीबी। तो क्या होगा बताओ, वो टीबी माइनस T0P। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या होता है बताओ, वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आफ्टर एडिंग क्या बताओ, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर।
ओके, तो मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता देता हूँ। क्लियर? क्या होगी डेफिनेशन इंग्लिश में बताओ, बोलो भाई, बचपन से सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, कुछ तो आती होगी इंग्लिश, बताओ बताओ, सोचो मत। हाँ, क्या होती है? द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जितना मेरा इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मीन्स टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर होगी बात यहां तक? अब टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग एनवीएस, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम, है ना? तो अब मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव कराता हूं। फॉर्मूला ड्राइव क्या? एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट से आपको फॉर्मूला समझा देता हूं, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल और ग्राफ बना लेंगे, हमारा ये टॉपिक आज का खत्म। ठीक है, तो इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला समझो। मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है, क्या लिया यहां पर? प्योर सॉल्वेंट। बताना इसका क्या होगा? टी नॉट बी। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान लिया मैंने? बताओ, टी नॉट बी। अब इसमें प्योर सॉल्वेंट में ना, लेट सपोज मैंने इसका 1 kg सॉल्वेंट माना। कितना माना? 1 kg सॉल्वेंट, बहुत प्यार से। अब यहां पर मैंने इस प्योर सॉल्वेंट पे 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया। वो भी सॉल्यूट आपको पता है नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो ये सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे। सॉल्वेंट अभी भी कितना था? 1 kg था। अब मैंने इसमें 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया, तो लेट सपोज इसका मान लेता हूं टी नॉट बी जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था। इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वो सरफेस को घेरेगा। सरफेस को घेरेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर को वापस 1 atm तक पहुंचाना है तो टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर मैंने राइज किया तो वो कितना कर दिया मैंने? 101 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब मैंने 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया 1 kg में। अरे यार, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। 1 मोल सॉल्यूट 1 kg में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, ये तो सर 1 m है, मतलब 1 मोलैलिटी है। ये क्या है? 1 मोलैलिटी, मतलब 1 मोल 1 kg में। सही बात बोली, वेरी गुड। अब इसमें मैंने क्या किया? 1 ही kg था और मैंने इसमें क्या कर दिया? 2 मोल सॉल्यूट ऐड कर दिए। ठीक है, सॉल्यूट ऐड हो गया और ये और ज्यादा सरफेस घेरेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इसका मान लेता हूं टीबी 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 1 मोल और ये कितना हो गया? 2 मोलैलिटी। 2 मोलैलिटी का मतलब कितना? 2 मोल 1 kg में। सही है? क्लियर है बात यहां तक? गुड। अब देखो यहां पर कितना चेंज आया है डेल्टा टीबी का? 1 डिग्री सेल्सियस। और इससे अगर इसमें देखें तो कितना चेंज आया डेल्टा टीबी का? 2 डिग्री सेल्सियस। तो इट मींस दैट अगर 1 मोलैलिटी है तो 1 डिग्री का चेंज आ रहा है, 2 मोलैलिटी है तो 2 डिग्री का चेंज आ रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री हो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या? मैं यहां समझा देता हूं, मैं क्या कह सकता हूं बताओ? कि डेल्टा टीबी जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? मोलैलिटी के। वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कंफ्यूजन, मोलैलिटी ही क्यों लिया, मोलैलिटी क्यों नहीं लिया? तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मोलैलिटी में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है? उसमें वॉल्यूम होता है ना, नीचे वॉल्यूम तो सॉल्यूशन होता है, तो वॉल्यूम भी चेंज होता है तो मोलैलिटी चेंज हो जाती है। बट मोलैलिटी में क्या होता है? ऊपर मोल नीचे मास, ना मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ना ही मोल्स। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने से एक टर्म तो कांस्टेंट हो गई ना मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी? बार बार वेरी करेगी। तो भाई वो भी वेरी कर रहा है, एलिवेशन भी वेरी कर रहा है, तो हौच पौच हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है? मोलैलिटी ले लो। फिलहाल समझ में आता ही? ओके। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, एज यूजुअल कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं केबी इनटू मोलैलिटी। इस फॉर्मूले से अगर आपको मोलैलिटी निकालना आता है तो आप सारा कुछ निकाल लिया आपने। ठीक है, तो तब भी समझो मोलैलिटी, तो इसको सॉल्व कर लो। बताओ मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स N2 से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, N1 हमेशा सॉल्वेंट का होता है, N2 किसका होता है? इसका, N2 सॉल्यूट का। अब W1 का मतलब मोलैलिटी क्या होता है बताओ? यहां लिख देता हूं, मोलैलिटी इक्वल्स टू N2 अपॉन W1। N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेरी गुड। तो W1 जो है ना वो मास ऑफ क्या है? सॉल्वेंट।
और याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट को आपको हमेशा केजी में लेना है। एनसीईआरटी क्या करता है, इसको ग्राम में देता है और 1000 से मल्टीप्लाई करा देता है, क्योंकि ग्राम को केजी में चेंज करोगे 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर 1000 चला जाएगा। वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, क्योंकि ये जो सीबीएसई वाले पेपर बनाते हैं ना, वो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में देते हैं, 2 बार आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, गलत बात। आपको केवल क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इसको केजी में रखना है, बस कहानी खत्म। मोल्स निकालना आता है, मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं, N2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 2 बोलते हैं इसको, तो गिवन मास को W2 से कर लो, ठीक है। तो बताओ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मस्त फॉर्मूला। इसी से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, इसी से सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इसको आगे KB को समझा देता हूं। तो KB का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर। दूसरा इसको और क्या बोलते हैं, मोलल, मोलल क्योंकि मोलैलिटी की बात हो रही है ना, इसलिए मोलल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक बार इसके यूनिट भी हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि एग्जाम में यूनिट भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो यहां से निकाल लेते हैं। तो KB इक्वल्स टू यूनिट निकालने के लिए यहां लिखो डेल्टा टीबी और नीचे लिख लो मोलैलिटी। डेल्टा टीबी क्या, केल्विन में, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, मोल पर केजी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोल, और ऊपर क्या चला जाएगा बताओ, केजी, तो इसकी यूनिट होती है केल्विन, केजी, ठीक है, पर मोल। आगे समझ में, ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो कभी कभी ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पूछ लेते हैं KB का बोर्ड वाले, कि KB क्या कहना चाहता है। बहुत सिंपल है, KB कुछ नहीं कहना चाहता। एक मोलैलिटी में, है ना, अगर मैं एक मोलैलिटी ऐड करूं तो मेरा डेल्टा टीबी कितना चेंज आएगा। यहाँ कितना आया, 1 डिग्री का आया था ना, कहाँ गया इसमें, 1 डिग्री का चेंज आया था। तो वो ये बताता है एक मोलैलिटी सॉल्यूशन में आप कितना चेंज करेंगे उसको। क्लियर हो ये बात, यहाँ था टेम्परेचर को, तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मोलैलिटी इज नोन एज KB। कितनी बात सुनना है, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर यूनिट मोलैलिटी, एक मोलैलिटी पे कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड KB। क्या लिख पाओगे, क्लियर। यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल, क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। यानी कि आपको टेम्परेचर, अगर आप KB यूज कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो केल्विन केजी पर मोल में गिवन होगा, केल्विन केजी पर मोल में गिवन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया तो उसे केल्विन में कर लो, ठीक है, तो एक्यूरेट आंसर आएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कि ये सारी बातें समझ में आ गई, पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया। तो थोड़ा सा एक और डिटेल में अगर इसमें फॉर्मूला यहाँ लिख दूं, ठीक है, एक और, तो यहां से उठाते हैं इसको। बताओ डेल्टा टीबी क्या होता है, वेरी गुड, टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। सारे टर्म्स में बता देता हूं। TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, TB किसका, सॉल्यूशन का, T0 B किसका, प्योर सॉल्वेंट का, KB कांस्टेंट होता है ना, हर एक सॉल्वेंट का कांस्टेंट होता है, याद रखना इस चीज को, किसका कांस्टेंट होता है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का। जैसे वाटर है, ठीक है, इथेनॉल लोगे या बेंजीन लोगे या कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे, उसका। W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में, बस ये केजी में होना चाहिए, बाकी सब तो ग्राम में ही रहेंगे। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये पूरा एकदम फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब मैं इस पे आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे किस पे, एक दो न्यूमेरिकल्स पे, फिर हम आज का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, खत्म, ठीक है, ओके। तो बोर्ड्स पे नजर आ रहा होगा क्या है, ग्राफ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कभी कभी ग्राफ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको पता है एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर रखना है, और यहां पर क्या रखना है आपको, वेपर प्रेशर रखना है, ठीक है, ओके। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे। पहले बताया इंडिपेंडेंट चीजें एक्स पे और डिपेंडेंट चीजें वाई पे, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक पिन कर लिया 1 atm को, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। बात समझ में आ गई, गुड। अब क्या होता है, जैसे मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया,
तो उसका इस तरीके से कर्व आता है, ठीक है। हालांकि ये क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर कर्व होते हैं, इस तरह सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ के बाद ये कर्व आता है, आपको बस ये याद करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कराता हूँ, बाकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बोर्ड लेवल पे इतना हायर लेवल पे जाकर डेप्थ में नहीं पूछते हैं, ठीक है। जब मैं आपके सामने नीट का सिलेबस का लेके आऊँगा केमिस्ट्री, उसमें एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ बोर्ड है, तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व आया है ना, कैसे समझ सकते हैं इसको? क्योंकि जैसे मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, मॉलिक्यूल वेपर फेज में ज्यादा जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर उसमें मैं डॉट 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 करूं और इस पॉइंट पे पहुंचा दूं, तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm। और जब 1 atm के करीब पहुंच जाता है तो उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसको मिटा के यहां लिख देता हूं, बताओ। T0B, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच गया, इसीलिए पॉइंट क्या हो गया आपका? बताओ, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसी प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता रहूंगा, वेरी गुड, क्या करता रहूंगा? ऐड, तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम कम। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे और कम हो जाएगा, इस पे और कम हो जाएगा, है ना। क्लियर होगी बात यहां तक? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सरफेस को घेरता है, मॉलिक्यूल कम वेपर फेज में जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। मजे ही मजे, ऐसे बन गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, है ना। और ये पॉइंट 1 atm ऑफ सॉल्यूशन यहां पर आएगा, उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? टीबी का। टीबी मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो ये टेम्परेचर बड़ा तंग करता है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो टीबी यहां से यहां तक वैल्यू है T0B, है ना, और टीबी 0 से लेकर यहां तक की वैल्यू है। अगर मैं इतना अगर मैं चेंज निकालूंगा तो बताओ कैसे होगा? टीबी मतलब यहां से यहां तक है, T0B यहां से यहां तक है, और टीबी कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। क्लियर है? तो जब मैं इसमें से इसको हटाऊंगा तो मेरे को ये चेंज पता चल जाएगा, और यही तो आपका क्या है? डेल्टा टीबी है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया होगा एकदम कंचा, ठीक है। टीबी समझ में आ गया? क्लियर है? कोई बात, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो अब देखो इतना आ गया होगा समझ में, मजे ही मजे, है ना। तो यहां तक आ गया समझ में, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब देखो, अब यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया, और कितना चेंज आया उसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बोर्ड में क्या ग्राफ में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल ग्राफ है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये है, ये है, ये प्योर सॉल्वेंट मान लेता हूं, प्योर सॉल्वेंट बोला है मैंने इसको, ठीक है। यहां पर हमारा वेपर प्रेशर है, यहां पर हमारा क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। क्लियर? तो अब मैंने इसको बोला M1, इसको बोला M2, एक और बना देते हैं, इसको बोला मैंने M3। इसमें आपसे पूछता है बताओ किसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा, किसकी मोलैलिटी ज्यादा सबसे? M1 M2। अब आपको पता है, मान लो 1 atm यहां था, ठीक है। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, सही है। इसको मैं मान लेता हूं TB3, इसको मान लेता हूं TB2, और इसको मान लेता हूं TB1, सही है। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? इसका दिख रहा है TB3 का, इसका मतलब उसकी मोलैलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा, सबसे ज्यादा मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया? ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हैं तो वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो गया, तो उसको वापस 1 atm तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा है। तो M3 सबसे ज्यादा किससे? M2 से, और उससे भी ज्यादा, उससे भी कम कौन? M1। शायद मेरे को लगता है कुछ मैंने बोलने में गड़बड़ करिए, फिर से बोल देता हूं। M3 सबसे ज्यादा मोलैलिटी, उसके बाद कम M2 का, और उससे कम M1 का, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे ग्राफ दे दे और बोल दे किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो ऐसे भी बोल सकते हो TB3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है, और TB2 का उससे कम, और TB1 का उससे कम, ठीक है। अच्छा, ये क्यूब लग जाता है यहाँ पर देखने में, चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर लो TB3, TB2, TB1,
ठीक है, यहां से भी हटा देता हूं, ये भी 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ग्राफ समझ में आ गया, ये तो आ ही गया होगा। ग्राफ, हाँ, डेफिनेशन लिखने के बाद आप ग्राफ से भी समझा सकते हो तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन स्टाइल हो जाता है बोर्ड में। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, इस पे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में एक दो बातें आपको समझानी है, वो भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो, बाकी आप लोग अपना एनसीईआरटी सॉल्व करते रहना, तो कोई दिक्कत आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया 1 kg पानी में जो कि सस्पेंड में है ना। तो इसका मतलब किसको डिसॉल्व किया, ग्लूकोज को, किस में, वाटर में। तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास गिवन है तो W2 गिवन है, क्योंकि मैंने आपको बताया W2 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। कितना गिवन है, 18 ग्राम। ठीक है, अब किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में किया है ना, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो W1 1 kg, हालांकि मैंने बताया था W1 kg में होना चाहिए, बट यहाँ पर दही kg में रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, गुड, ये आ गया समझ में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने, मतलब ऐसे समझो क्वेश्चन को, 1 किलो पानी है, सही है, ऐसे ही है ना, और इसमें मैंने क्या किया, 18 ग्राम मैंने ऐड कर दिया, क्या, वेरी गुड, ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो बोल रहा है कि कितने टेम्परेचर पे अब वो पानी बॉईल करेगा, और प्रेशर कितना है, 1.013। ये देने का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है कि जो प्योर वाटर होता है, अगर मैं उसको 1 kg लूँ तो कितने पे बॉईल करता है, T0 भी 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है। और मैंने बोला टेम्परेचर केल्विन में ले लेना, है ना, तो बहुतों को आता नहीं होगा चेंज करना। यहां बता देता हूं साइड में, यहां लिख देता हूं, है ना। कैसे करते हैं बताओ, आपको अगर केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस प्लस 273.15, सही है ऐसा। तो बताओ कितने डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री है ना, और प्लस कितना है 273.15, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। यानी कि T0 भी है वो 373.15 केल्विन पे बॉईल करता है। लेकिन इतने के लिए प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, और इतने बार का मतलब क्या होता है, 1 atm होता है। मतलब 1 atm इज इक्वल टू क्या होगा, 1.013 बार होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कह रहा है प्रेशर उतना ही है। अब बताओ जब मैंने 18 ग्राम इसमें ऐड कर दिया तो अब वो कितने पे बॉईल करेगा, वेरी गुड। और अलग से क्या दे रखा है उसने, Kb दे रखा है पानी का। मैंने बताया था ना Kb हमेशा सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं। तो Kb दे रखा है इतना, तो Kb की वैल्यू कितनी है बताओ, 0.52 क्या केल्विन kg पर मोल। अब मैंने आपको दो ही फॉर्मूले पढ़ाए हैं, यहां लिख देता हूं वो दो फॉर्मूले, आप तुरंत समझ जाओगे। एक मैंने पढ़ाया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या, Kb इंटू मोलैलिटी, है ना, Kb इंटू मोलैलिटी। और एक और पढ़ाया मैंने डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 पढ़ाया। ठीक है, और एक पढ़ाया T, बताओ क्या, Tb माइनस T0 B इज इक्वल टू Kb इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। तो बताओ इसमें निकालना क्या है, इसमें तो हमें T0 B पता है ना कितना, 373.15 केल्विन निकालना है। क्या बात समझ में आ गई। और सॉरी, प्योर बॉइलिंग पॉइंट का दे रखा है टेम्परेचर इतना, प्योर का तो हमें पता है इतने प्रेशर पे इतना ही होता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, टीबी। क्या फाइंड आउट करना है, टीबी। जैसे हमने टीबी निकाल लिया, कहानी हमारी क्या हो गई, खत्म। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको यहां कर देते हैं। ओके, तो देखो, तो बस लिख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टीबी माइनस T0 B इज इक्वल टू Kb इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, Kb की वैल्यू 0.52, है ना, W2 की वैल्यू 18, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, M2। ग्लूकोज क्या होता है बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो 12 इंटू 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, है ना, और प्लस 6 इंटू 16। इसको सॉल्व करोगे 180 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना, रट जानी चाहिए, ग्लूकोज का 180, यूरिया का 60, सुक्रोज का 342, सल्फ्यूरिक एसिड का 98। ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा। 180 इंटू
W1 की वैल्यू कितनी, W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 kg, बहुत सिंपल, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना होगा 0.052 हो जाएगा TB माइनस T0B। अब मुझे TB निकालना था तो मुझे क्या पता है, ये पता है T0B वो कितना है 373.15 इज इक्वल्स टू 0.052, ये इधर जाएगा तो TB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052। अब इसको ऐड कर लो, है ना, तो करो कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 373.15 लिख सकते हैं 0.052, ऐड कर लो 2 हो गया 10, 2.373, ठीक है, इतना केल्विन। कहानी क्या हो गई, खत्म। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग और क्वेश्चंस बनाए एनसीईआरटी से ढूंढ के जो हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।